यूनिट आपकी है रे ऑप्टिक्स और क्लास नंबर है फर्स्ट। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं रिफ्लेक्शन। एट ए ग्लांस रिवीजन करेंगे इसका, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है आप जानते तो है ही। क्या होता है रिफ्लेक्शन बता दें अगर जानते हैं तो। अंडरस्टैंडिंग में हमें बताया ना, किसी भी सरफेस से टकरा करके लौट जाना रिफ्लेक्शन है स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस बात का ध्यान रखना कि जब लाइट किसी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस पर गिरती है, इंसिडेंट होती है, और फिर इंसिडेंट होने के बाद जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में लौट जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। तो बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में आपके पास में हॉलो ग्लास थिन स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? हॉलो ग्लास का थिन स्फेयर है, खोखला है और पतला है, और आपने उसी के ये पीसेस लिए हैं। जरूरी नहीं कि केवल एक ही स्फेयर से लिए हैं भाई, आपके पास में हॉलो ग्लास थिन स्फेयर बहुत सारे हैं, तो कोई पीस किसी से कट किया, कोई पीस किसी से कट किया, ऐसे नंबर ऑफ पीसेस हमने कट कर लिए और इनको दिखाने के लिए कर्व लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिर बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो मिरर कॉन्केव बन जाता है। बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो मिरर कैसा है? कॉन्केव। और अगर अंदर वाली सरफेस पर, जैसे यहाँ पर मैंने अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये तो आपको पता हो गया। आपको अपने स्फेरिकल मिरर को, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, उसको प्रॉपरली सजाना पड़ता है। सजाने का क्या मतलब है? मतलब देखिएगा, जैसे हमने अपने कॉन्केव मिरर को सजाया, तो जरा बताना भाई, ये मैंने हॉलो ग्लास स्फेयर से ये पीस कट कर लिया है। कौन सा मिरर है ये? अभी कुछ नहीं है, पॉलिश के बाद डिसाइड होगा। मैंने बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिया। अब बताइए कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। तो इमेजिनेशन पावर का अगर आप इस्तेमाल करें, मतलब सोचना है, करना नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को पूरा करें तो क्या ये पिक्चर एक स्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो जैसे तुमने इस अधूरे हिस्से को कंप्लीट किया इमेजिनेशन से, तो आपको तुरंत जो है एक वर्चुअल वे में स्फेयर दिखाई देगा। बस उसी को दिमाग में रखते हुए सेंटर का पता लगा लीजिए। यही सेंटर आपके मिरर का क्या बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और मिरर की सरफेस पर जो बीचों बीच पॉइंट है, ये जो मिरर की सरफेस है, मैंने इस पर एक मिडिल पॉइंट ले लिया, इसको क्या कहते हैं? कोर। और इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और एकेडमिक लेवल पर सी और पी के जस्ट मिडिल में, बीचों बीच, ये क्या हो गया? फोकस। एकेडमिक लेवल पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि फोकस नाम का जो पॉइंट है वो सी और पी के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो ऑप्टिक्स आपकी है, आपकी जो ऑप्टिक्स है, वहां पर दो तरीके की लाइट रेस देखी होती हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कहीं पर भी आप इंसिडेंट लाइट की बात करते हैं कि इंसिडेंट लाइट आ रही है, उसके दो ग्रुप होते हैं। एक होता है मार्जिनल वाली लाइट रेस। तो मार्जिनल वाली लाइट रेस का जो आई होता है, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, वो 10 डिग्री से ज्यादा होता है, तो वो मार्जिनल कहलाती है। और एक दूसरा ग्रुप होता है पैराएक्सियल लाइट रेस। और ये लाइट रेस ऐसी लाइट रेस होती हैं जिनका कि इंसिडेंट एंगल 10 डिग्री के या तो बराबर होता है या उससे क्या होता है? कम होता है। और ये हमेशा हर कहीं से आ रही है, आप जिसको भी देखते हैं। जैसे कि अगर हम आपको देख रहे हैं तो किसी भी स्टूडेंट से आने वाली लाइट रेस, तो आने वाली लाइट रेस में मार्जिनल भी है और पैराएक्सियल भी है। लेकिन हमारी आंखों के अंदर केवल कौन एंट्री करता है? पैराएक्सियल एंट्री करता है। तो दो तरीके की रे ऑप्टिक्स चलती है, एक मार्जिनल वाली और एक पैराएक्सियल वाली। और हमारे अपने एकेडमिक लेवल पर, यानी कि सिलेबस में कौन सी है? पैराएक्सियल वाली। तो हम सब कुछ पैराएक्सियल के बारे में पढ़ेंगे। और पैराएक्सियल को अगर हम लोग नोटिस करें तो डेफिनेटली जो फोकस नाम का पॉइंट है वो सी और पी के जस्ट कहाँ मिलता है? बीचों बीच मिलता है, नहीं मिडिल में होता है। तो ये मैं सजाने की बात करता हूँ कि जब भी आपको कोई स्फेरिकल मिरर दिया जाए
तो आप उसको सजाना सीखिए। पोल दिखना चाहिए, फोकस दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस दिखना चाहिए। एक बार देखिए फिर से, ये हमारे पास में हॉलो ग्लास थिन स्फीयर से कटा हुआ एक टुकड़ा है। विच वन इज विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस? आंसर ऐसे कैसे बता दें जब तक आप पॉलिश नहीं करोगे। हमने बाहर पॉलिश कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? कॉनकेव। ये बन गया कॉनकेव। अब इसको सजाना है तो फिर वही इमेजिनेशन पावर यूज करिए। जैसे आप इमेजिनेशन पावर यूज करेंगे तो आपको वर्चुअली क्या दिखेगा? स्फीयर की पिक्चर दिखेगी। उसी स्फीयर की पिक्चर को अपने माइंड में सेट करिए और सेंटर ढूंढ निकालिए। यही सेंटर क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर की सरफेस पर जो बीचों बीच पॉइंट है वो क्या बन गया? पोल। मिलाने वाली लाइन क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस। और पैराक्सियल के लिए हमारा जो फोकस नाम का पॉइंट है वो दोनों के बीच होता है। सजा दिया? क्लियर है ये बात? मतलब फिर अगर ऐसा कर देते हैं आप तो क्या पनिशमेंट होना चाहिए वो खुद डिसाइड करो। ये आपका कॉनकेव मिरर है और कोई बच्चा अगर यहां सेंटर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? नहीं होना चाहिए ऐसा। एंड दैट इज वाई चीजों पर ध्यान दीजिए। जो भी टुकड़ा आपके पास है, अभी तो फिलहाल कॉनकेव आ रहा है, मे बी कॉन्वेक्स, अभी कॉन्वेक्स भी आएगा। तो जो भी आपके पास में पीस है वो ग्लास से वो स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है। आपको उसको इमेजिनेशन से पूरा करना है तो एक स्फीयर की पिक्चर बनेगी। एंड बाई ऑब्जर्विंग दैट पिक्चर आप सेंटर निकाल लो, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है क्योंकि पोल जो है मिरर की सरफेस पर होता है, बीचों बीच होता है। और एक बार अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सही तो पोल अपने आप सही हो जाएगा। दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस। और बीचों बीच जो पॉइंट होगा दैट विल बी फोकस। अब हमारे पास में देखिए एक बार फिर से थिन ग्लास हॉलो स्फीयर से कटा हुआ पार्ट है। ये लीजिए, अंदर पॉलिश कर दिया मैंने। सजाना पड़ेगा चाहे नीड हो या ना हो। जो भी मिरर है आप उसको सजाना सीखिए। अब ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। चलो गो फॉर दिस कि सी है, पी है, एफ है, वो सब दिखाते हैं। तो इस मिरर को इमेजिनेशन से पूरा किया तो जो स्फीयर की पिक्चर दिखेगी उसका आइडिया लेते हुए जो सेंटर होगा वो यहां कहीं पर होगा, बोलो। और पोल, ये पोल हो गया। ज्वाइनिंग द लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और पैराक्सियल के केस में मिडिल पे क्या होता है? फोकस। तो सजाना सीखिए पहले, ठीक। अब बारी आती है अपने जो बोर्ड के पेपर्स हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड कर रहे हैं। अब बोर्ड के पेपर्स में मिरर में बिगिनिंग में बिल्कुल इनिशियल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्सेस इमेज की पोजीशन। ध्यान देना, अब बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, गौर करना। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो बात हो रही है फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है या 1 मार्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें आईएससी बोर्ड की तो उसमें 1 मार्क की भी प्रॉब्लम रहती है, यूपी बोर्ड में भी 1 मार्क रहती है, सीबीएसई में 1 मार्क में क्या रहने वाला है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव यानी ये 1 मार्क की प्रॉब्लम है, चाहे इन फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव या फिर नॉन ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा कि हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो क्या होगा? तो मैंने लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और एक नई चीज लेके आ रहे हैं नेचर ऑफ इमेज। जब हमने रेगुलर क्लास में इसको पढ़ाया है तो पोजीशन ऑफ इमेज में ही नेचर ऑफ इमेज बता देते हैं। और यहां पर है आई फॉर साइज ऑफ इमेज और ओ फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई यहां पर क्या है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और ओ यहां पर क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और दोनों का जो रेशियो है वो m होता है, छोटा वाला m। छोटा m इज i by o, i by o। और रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में ये क्या होता है? माइनस का v अपॉन u। v जो है वो इमेज का डिस्टेंस है
इमेज का डिस्टेंस कहां से, मिरर से, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से, मिरर से। एक्चुअली मिरर से मतलब मिरर की पोल से। तो ये इतने कॉलम्स मैंने बना लिए। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, जो काम आप कर रहे हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है केवल 1 मार्क्स प्रॉब्लम्स की है बस। तो केवल जो इंफॉर्मेशन है वही आपको मार्क्स दिलाएगी। अच्छा, अगर उसने कहा कि डायग्राम बना के दिखाओ तो ये बन जाएगा मोर देन 1 मार्क प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, तो इसको कैसे कहें, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है, बियॉन्ड सी। और एक चीज और आपको बता दें, ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके के होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट। नथिंग से स्पेशली तो हमेशा किसकी बात हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट की। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके टचेबल हैं, जिनको आप छू सकते हैं, या ये कह दो कि इस यूनिवर्स में तुम्हें जो दिखता है वो सब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो जो रियल ऑब्जेक्ट है वो पहले सी के बाहर रखा है, इमेज बनाई जाती है, फिलहाल अभी बना के नहीं दिखा रहे हैं। तो जब इमेज बनती है तो कहां बनती है इमेज, तो यहां पर इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। जब इमेज बनाते हैं तो जो इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच बनती है। बीच का मतलब यहाँ बिटवीन है, मिडिल ने सोच लेना। और जो इमेज का नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल। रियल इमेज बनती है। मिरर की रियल इमेज उसी तरफ होती है जिस तरफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और लेंस की रियल इमेज जस्ट क्या होती है, अपोजिट साइड। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ तो रियल इमेज दूसरी तरफ, तो रियल इमेज बनती है। जो रियल इमेज बनती है उसका साइज कैसा होता है, तो यहां पर जो रियल इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा होता है, छोटा होता है। तो जो मैग्निफिकेशन है, देखो आई आपका छोटा है, ओ आपका बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। हो सकता है कि कहीं पर यहां -1 लिखा हो, तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है उसका साइन कन्वेंशन कैसा होता है, माइनस, इसलिए नेगेटिव लगा रहा होगा वो। तो ये एक पहला केस हो गया। अगर याद है, यू कैन पिक द राइट ऑप्शंस, या फिर आप सही बात लिख करके नंबर ले सकते हैं। इसमें बना के दिखाना नहीं होता इमेज। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख दें, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां बनती है, वो भी सी पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होता है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दें, तो ऑब्जेक्ट पहुंच गया है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट पहुंच गया है सी और एफ के बीच में। अब जब हम इमेज बनाते हैं तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। अब जो इमेज बनती है वो बड़े साइज में बनती है। अब की बार जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा होता है। तो अभी तक के जो केसेस हैं उसमें आपने क्या देखा, हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो छोटे साइज की रियल इमेज बना रहा है, बराबर साइज की भी रियल इमेज बना रहा है, और बड़े साइज की भी रियल इमेज बना रहा है। फिर जब ऑब्जेक्ट को आप रख देते हैं फोकस पर, तो क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें तब क्या होता है, इमेज जो बनती है वो इंफिनिटी पे बनती है। इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। देखो कितने बार ग्रेटर लगा दिया। और यहां पर जो मैग्निफिकेशन है वो भी 1 से काफी बड़ा होता है। लेकिन ये वाला जो केस है वो मेरे लिए यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि जो इमेज अनंत पर बनेगी वो हमको दिखेगी नहीं, और ऑब्जर्वर की तरीके से सोचे तो कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो बेकार है हमारे लिए। तो ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, बनती होगी बट हमें नहीं पता क्योंकि हमें दिखती नहीं। और फिर हम चलते हैं, ऑब्जेक्ट को पहुंचा देते हैं फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया है, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल की जगह पर आप मिरर भी लिख सकते हो, पोल या फिर मिरर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में चला जाता है तो क्या होता है,
तो इमेज बनती है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज अब मिरर के पीछे बनती है। और जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है? बड़ा होता है, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है। क्या नहीं कर रहा है कॉन्केव मिरर? सब कुछ तो कर रहा है। कॉन्केव वाला मिरर रियल इमेज बना रहा है, तो हर प्रकार की रियल इमेज बना रहा है। मीनिंग ऑफ हर प्रकार की, तो रियल इमेज छोटे साइज की भी है, रियल इमेज बराबर साइज की भी है, रियल इमेज बड़ी भी है, और लेकिन जब वर्चुअल बनी है तो वर्चुअल भी कैसी है? बड़ी है। अब इसके ऊपर यानी ये जो 2 पॉइंट हैं, ये और ये, इस पर आप देखोगे तो जनरली आपको जो है इसी पे क्वेश्चंस मिलेगा। तो हम किस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब ये होती है तो ऑल अबाउट द इमेजेस, इमेज का क्या हालचाल है, रियल है कि कैसे साइज की है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो रियल इमेज है वो उल्टी बनती है और जो वर्चुअल इमेज है वो सीधी बनती है। तो रियल इमेज उल्टी होती है, रियल इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज कैसी होती है? सीधी। तो वर्चुअल इमेज आपकी इरेक्ट होती है, ये भी याद रखिए। अब जो ये टेबल बनी है, इमेज बना के देखना, ये एक रे डायग्राम की बात आ जाती है। तो रे डायग्राम बनाने वाला काम आपका है, आपने पहले भी बनाया हुआ है। जब वो रे डायग्राम की तरफ क्वेश्चन जाएगा, जब रे डायग्राम की तरफ क्वेश्चन जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो जो नंबर होंगे आपके वो मोर देन क्या हो जाएंगे? 1। ठीक। रे डायग्राम सीबीएसई की पहली पसंद है। रे डायग्राम बना करके या रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछने की जो हैबिट है वो सबसे ज्यादा किसकी है? सीबीएसई बोर्ड की है। सेकेंड नंबर पर आईएससी बोर्ड की है, और सबसे लास्ट नंबर पर यूपी बोर्ड की है। ठीक है, तो रे डायग्राम वाला काम कर लेंगे। किसके बारे में बात करी गई है? कॉन्केव मिरर। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख के चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल। ऑब्जेक्ट को लेकर के कुछ ना कहा जाए तो हमेशा किस ऑब्जेक्ट की बात आती है? रियल ऑब्जेक्ट की बात आती है। ठीक है, क्लियर ये बात? अब चलते हैं, बात करते हैं ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। तो नाउ वी हैव ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। सब कुछ चेंज हो चुका है। इस समय पहले कुछ देर पहले यहाँ पर कॉन्केव मिरर था, इस समय आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर सजा हुआ ऐसे ही है, प्रॉपरली सजा होना चाहिए उसको। अब आपने कहा कि मिरर कॉन्वेक्स है और हम ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट सारी की सारी सिचुएशंस ये हैं। तो अगर हम ये काम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, जैसा कि कॉन्केव में पहले किया था, अगर हम वैसा ही सब कुछ करते हैं फॉर द कॉन्वेक्स वाला मिरर, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखते हैं तो क्या होगा? बोलो, क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और इमेज तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। सोच के देखो ना, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अरे यार ऑब्जेक्ट और कहां रखा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो यहां पर हमें परेशान करने का पूरा इंतजाम किया उसने कि हम ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे तो नॉट डिफाइंड, इमेज बनेगी ही नहीं, केस डिफाइंड भी नहीं होगा, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट जब गिरेगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो इन सारे केसेस में नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। स्पेशली इस पर जब क्वेश्चन आता है तो आप खुश होकर इनफिनिटी पर टिक लगा देते हो, यही नहीं देखते हो कि मिरर कौन सा है। कॉन्केव मिरर के फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर आप रखोगे ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? पीछे, कुछ नहीं होने वाला, तो केस डिफाइंड ही नहीं है। यानी ये जो बातें अभी तुम थोड़ी देर पहले कॉन्केव मिरर में कर रहे थे और रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे, वो सारी बातें कॉन्वेक्स मिरर के लिए फेल हो गई, क्योंकि ये पीछे वाला केस बन गया। तो अब हमें रिफ्लेक्शंस के लिए कहां रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? हमें ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से सिचुएशंस होती है ना कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट यहां है, सी के पीछे है, अब सी पर है, अब सी और एफ के बीच में है, उस तरीके की बातें यहां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहां तुम ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते, क्योंकि इमेज नहीं बनता।
तो यहां केवल दो ही बातें, ऑब्जेक्ट कहां है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कितनी दूरी पर है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, आंसर है मिरर के सामने है, और कितनी डिस्टेंस पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी जो मेजरेबल हो, यहां रखा तुमने ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कैसी है, समथिंग सेंटीमीटर होगी, यही फाइनाइट है। किसी ने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, डिस्टेंस समथिंग सेंटीमीटर होगी, यही फाइनाइट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, मतलब मेजरेबल है। और जब हम इमेज बनाते हैं तो इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, मिरर के पीछे, तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा ये भी बता दो इमेज बनती कहां पर है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। जो इमेजेस बनेगी वो सब यही बनेगी, चाहे आप डिस्टेंस कुछ भी रखो, फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी हो, सारी की सारी इमेजेस जो बनेगी वो वर्चुअल की बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इमेज का जो हाल चाल है बड़ा बुरा होता है, यानी कि साइज को लेकर के बहुत छोटी सी इमेज बनती है, तो आई जो है वो ओ से कैसा होता है, छोटा, और एम जो है वो भी 1 से कैसा होता है, छोटा, तो छोटी सी इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट पोजीशंस में वो सारी चीजें वैलिड नहीं है जो कॉन्केव में थी, लेकिन अब एक पोजीशन हो गई फाइनाइट डिस्टेंस और दूसरी क्या हो गई, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने है और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तब क्या होता है, तब इमेज बनती है मिरर के पीछे फोकस पर, तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर एट फोकस, एट फोकस। हाल कैसा होता है इमेज का, वही वर्चुअल होता है। और साइज कैसा होता है, बहुत छोटा सा इमेज रहता है। कॉन्वेक्स छोटी इमेज बनाने के लिए फेमस है। नाउ तो कीप इन माइंड, वर्चुअल की छोटी इमेज बना रहा है, कौन बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वर्चुअल की बड़ी इमेज जो बनाई थी किसने बनाई थी, कॉन्केव मिरर ने बनाई थी। तो वर्चुअल की डिमनेस, डिमनेस जो टर्म है वो बहुत छोटे के लिए, जो डिमनेस वाली इमेजेस बनाने की जो क्वालिटी है वो किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है कि वर्चुअल की छोटी इमेज, तो मिरर का नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसके ठीक पहले वर्चुअल की बड़ी इमेज किसने बनाई है, कॉन्केव। तो यहां से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर होंगे। डायग्राम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला, here we have all concept for the paraxial light rays, मार्जिनल हमारे लिए नहीं है एकेडमिक लेवल पे। क्या होता है मिरर फार्मूला, ये रिलेशन होता है मिरर फार्मूला 1/f 1/v प्लस का 1/u। एक्चुअल मिरर फार्मूला ये। व्हाट अबाउट u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से, मिरर से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v इमेज की डिस्टेंस, एंड f फोकल लेंथ। मिरर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये मिरर फार्मूला है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले के साथ थोड़ा सा चेंजेस करें तो ये मिरर फार्मूला इस शक्ल में भी आ जाता है, और यही मिरर फार्मूले की शक्ल इस तरीके की भी हो जाती है। तो न्यूमेरिकल के लिए ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा m यहां पर क्या है, मैग्निफिकेशन। एक्चुअली m का सही नाम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। और स्मॉल m निकालने का तरीका होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के केस में माइनस का v अपॉन u। एंड यू ऑल नो कि these all are valid with साइन कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन के साथ इनका यूज करना पड़ता है। तो फिलहाल हमारा मेन फोकस अभी है मिरर फार्मूले का डेरिवेशन। तो किया जाए डेरिवेशन, लीजिए भाई, मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते थे।
ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, सजा दिया जाए इसको। ये फोकस है, पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा आइडिया से, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज बनानी है, मिरर फार्मूले का एप्लीकेशन करना है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। कहीं भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी, ये ऑब्जेक्ट, इमेज बना लिया जाए पहले। तो वही सिंपलिसिटी को देखते हुए एक लाइट रे प्रिंसिपल के पैरेलल लेके इंसिडेंट किया, क्योंकि ऑल नो कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो नॉर्मल वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, ये फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे हमने पोल पर डाल दी। अच्छा, जब क्वेश्चन रे डायग्राम पर आएगा कि रे डायग्राम बनाओ, तो स्टूडेंट से सबसे ज्यादा गलती होती है कि डायग्राम उनका सही है लेकिन वो एरो बनाना ही भूल गए, जो इंसिडेंट पर लाइट पर जो एरोज लगते हैं। और ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये देखिए रिफ्लेक्शन, और ये इमेज बन चुकी है। रूल बुक में ये पता चल चुका है हमको कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड द सी बन गई है इमेज। सारे एरोज भी बने हुए हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली लाइट पे भी एरोज लगे हुए हैं और आने वाले पर भी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ले लिया कि ये पॉइंट एम है, और ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देगा, और ये एन है। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ओनली फॉर द ज्योमेट्री पर्पस, ठीक है। इतनी बात, डायग्राम क्लियर। अब आप देखिए इस मेन डायग्राम में जो दो ट्राइंगल हमें लेने हैं, मैं उनको अलग से लिखता भी हूं और बाद में आपसे पूछता हूं कि आपको दिख रहे हैं कि नहीं। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी और पी, दिख रहा है ना, और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए, ए डैश बी डैश और पी, दोनों ट्राइंगल दिख रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्या हम सही कह रहे हैं? देखिए भाई सिमिलर है कि नहीं है। ये 90 है और ये 90 है, बोलो। और सिमिलर में क्या होना चाहिए, एक एंगल बराबर हो जाए। और बताइए यार, ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल क्या इक्वल, तो ए बी पी में ये वाला एंगल और ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। आई बराबर आर के रूल से, बोलो। तो अगर किसी दो ट्राइंगल के या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल है तो फिर सिमिलर ट्राइंगल की सिचुएशन आ जाएगी। तो मैंने दो एंगल बराबर कर दिया, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, हो गया सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की जगह थ्योरम लगा दीजिए कि जो रेशियोज ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का मैंने ए बी लिया, ए बी, मैं यहां लाइन भी लिख दूं कि ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। क्यों सिमिलर है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तुम चाहो तो अपने एग्जाम में इसको स्किप कर सकते हो, सीधे बताओगे सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में जो रेशियोज ऑफ साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। तो पहले मैंने इसका लिया ए बी, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए डैश बी डैश। और ऊपर वाले ट्राइंगल का लिया बी पी, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का क्या होगा, बी डैश बी।
ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम लगाई और ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ओके। अब आगे ध्यान, सिमिलर ट्राइंगल्स की बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशंस ऐसी भी होती है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। अब आप देखिए, जो ट्राइंगल मुझे दिखाना है तुम्हें, ट्राइंगल का नाम है MNF, देखा, MNF। और एक ट्राइंगल इसी के साथ और है, A', B', F। हमने कहा ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? आप मेन पिक्चर में देखिए, दोनों में एक 90-90 मिल रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। तो अगर ट्राइंगल्स के दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। हो गया सिमिलर कंडीशन, हो गया सिमिलर। तो लिख दिया जाए व्हाट अबाउट द ट्राइंगल, यहां पर लिखते हैं ट्राइंगल MNF वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल A', B', F। ठीक है, तो साइड्स इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होंगे। तो मैंने इसका MN लिया, तो दूसरे वाले का कौन आएगा? A', B'। अरे बोलो भाई, अगर मैं ये MN लेता हूं तो उसके दूसरे वाले में करस्पॉन्डिंग कौन होगा? A', B'। फिर हमने लिया ऊपर वाले का FN, तो इसका क्या आएगा? B', F, B', F। ठीक है, नाउ यू ऑल कैन सी कि जो MN है वो AB के क्या है? इक्वल है। तो यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई जो MN है ना वो AB के कैसा है? इक्वल। देख सकते हैं ना, ये जो MN है वो AB के कैसा है? इक्वल है। MN की जगह पर AB आ गया, और A', B'। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडरेशन है, जरा उसको देख लीजिए। ये जो FN है, FN ये लगभग में FP के इक्वल होता है। अगेन आई रिपीट कि जब पैराक्सियल की आप बात करते हैं, तो पैराक्सियल के केस में ये जो N पॉइंट आपका है ना, वो P के कैसा होता है? काफी क्लोज होता है। यहां तुम नहीं देख रहे हो कि यहां तो मुझे पूरा डिस्कशन करना है ना, और आपके सिलेबस की जो ऑप्टिक्स है वो किसको सपोर्ट कर रही है? पैराक्सियल। तो पैराक्सियल के केस में ये जो N वाला पॉइंट है वो P के कैसा होता है? काफी नजदीक होता है, और इसलिए FN की वैल्यू और FP की वैल्यू लगभग क्या होती है? इक्वल। जहां पर ये FN लिखा है वहां पे क्या लिख रहा हूं? FP। क्लियर है बात? वहां मेंशन नहीं करना है कि बिकॉज ऑफ द पैराक्सियल, वो हमारे सिलेबस की ऑप्टिक्स में अंडरस्टूड है। यहां पर आ गया FP और B', F। गॉट इट? इक्वेशन से क्या बोलो? N नाम का पॉइंट पोल के बहुत करीब होता है, किस केस में? पैराक्सियल के केस में। और हमारे सिलेबस की ऑप्टिक्स कैसी है? पैराक्सियल वाली। और इसलिए F से N तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग किसके इक्वल होगी? F से P तक की डिस्टेंस के। नाउ यू ऑल कैन सी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लेफ्ट में AB/A', B' है, और यहाँ पर भी AB/A', B' है। जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कर दिया जाए राइट इक्वल, लीजिए भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बैलेंस किया जाए, तो वहां पर है BP B' इज इक्वल टू FP और ये B' F। नाउ चेक द BP। B से P वस्तु की दूरी, यार AB ऑब्जेक्ट है ना, तो पोल से कितनी डिस्टेंस हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का U, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कैसा होता है? माइनस होता है। B' डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो माइनस कर भी, क्योंकि रियल इमेज का जो V है वो कैसा होता है? माइनस होता है। वैसे तो मैंने आपको ओरिजिनल साइन कन्वेंशन बताए हैं, लेकिन जब हम लोग शॉर्टकट फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन का, तो बताया था U हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा? रियल ऑब्जेक्ट।
U ऑलवेज नेगेटिव है आपका रियल ऑब्जेक्ट की आप इस्तेमाल कर लो। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव है फॉर वर्चुअल इमेज। ये हम लोग रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन में साइन कन्वेंशंस का अल्टरनेट तरीका कि इफ यू एंड वी ऑल आर यूजिंग द रियल ऑब्जेक्ट, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, रियल इमेज बनता है तो भी नेगेटिव होता है, वर्चुअल बनता है तो भी पॉजिटिव होता है। और जो छोटा m है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज और ये पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। और फोकल लेंथ ये नेगेटिव है फॉर द कॉन्केव मिरर और प्लस है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो वो साइन कन्वेंशन भी हम लोग अपना एज्यूम करके चल रहे हैं। एफ पी, एफ से पी क्या बन रही है? फोकल लेंथ। ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, साइन लगा दिया एफ पर। एंड बी डैश एफ, ये रहा बी डैश एफ। ध्यान से देखें, बी डैश एफ क्या इसको लिख सकते हैं? बी डैश पी माइनस का एफ पी लिख सकते हैं। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी डैश पी और माइनस का क्या? एफ पी। तो बी डैश पी क्या है? वी है और एफ पी क्या है? एफ है। बोलो सही है। साइन कन्वेंशन लगा दो, बी डैश पी की जगह पर क्या हो गया? माइनस बी। और एफ पी की जगह पर जब माइनस लिखो तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहां पर आ गया एफ माइनस बी, ये कट जाएगा। ये आ गया यूवी, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया और ये एफ माइनस वी था, इस नेगेटिव को अंदर नीचे लिख दे दोगे तो क्या बन जाएगा? v माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, uv माइनस का uf बराबर vf। तो uv इज इक्वल टू vf प्लस का uf। uv f कॉमन हो गया, v प्लस u, 1 बाई एफ v प्लस u अपॉन में uv, 1 बाई एफ v के साथ अपॉन में uv प्लस u के साथ अपॉन में uv। ये बन गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई। आगे। और अगर मैंने थ्योरेटिकल मतलब पहले अपनी रेगुलर क्लासेस में इसका डेरिवेशन कराया तो अल्फा बीटा गामा करके कराया होगा, तो देयर आर सो मेनी वेज कि इनको डिराइव कर सकता हूं। तो रिफ्लेक्शन में जितना भी काम करा दिए उतना आपके लिए सफिशिएंट है। चलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन खत्म हो जाए रिवीजन में तो यानी कि रे ऑप्टिक्स क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। रिफ्रैक्शन इसको हम रिवाइज करेंगे 3 पार्ट्स में। पहला प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पर, रिफ्रैक्शन प्रिज्म पर और रिफ्रैक्शन लेंस पर। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन सरफेस वाला रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और ब्रैकेट में फॉर द प्लेन सरफेस। तो रिवीजन में इस बात का कोई मतलब नहीं है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। हाँ, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। बताइए रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर आप ये लिखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो अपने
पाथ का डिपार्चर करती है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है वो भी सही है। बट जो सबसे पहले हमने बताई थी बात वो कैसी परफेक्ट है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बाउंड्री यानी एक सरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बाउंड्री दिखानी पड़ेगी। तो अगर बाउंड्री हमारी प्लेन सरफेस है तो हम उसमें स्ट्रेट लाइन बना के रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी हो गई प्लेन सरफेस, यू कैन से प्लेन बाउंड्री, प्लेन बाउंड्री या प्लेन सरफेस जो चाहे वो कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन रिगार्डिंग द प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन बाउंड्री, सबसे पहले हम आपको बेसिक्स बताते हैं जिसके बिना आप इस पे आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या है बेसिक्स? मीडियम वन क्या होता है? तो मीडियम वन जहां से लाइट आती है, जहां से लाइट आती है, यू ऑल कैन चेक की फ्रॉम विच लाइट कम्स, वो मीडियम वन है। तो मीडियम वन इज ए मीडियम फ्रॉम विच लाइट कम्स। और मीडियम वन में जो लाइट की स्पीड है वो हैबिट में लाइए v1 से लिखो। मीडियम वन में जो पावर है वो p1 से लिखो। मीडियम वन में जो इंटेंसिटी है वो i1 से लिखो। मीडियम वन में जो फ्रीक्वेंसी है उसको f1 से लिखो। मीडियम वन में जो कुछ भी मीडियम वन में लाइट का आप काउंट कर रहे हो, अगर मीडियम वन में वेवलेंथ है तो λ1 से लिखो एंड ऐसे हैबिट बना लीजिए। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में आपने कहा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो दो अलग अलग मीडियम होंगे। तो मीडियम वन वो मीडियम होता है जहां से लाइट आती है और मीडियम टू वो होता है जहां वो जाती है। तो मीडियम टू इन विच लाइट एंटर्स, जिस मीडियम में वो जा रही है दैट इज द मीडियम टू, और जहां से वो आ रही है मीडियम वन। अब मीडियम टू में जो लाइट की स्पीड है उसको v2 से लिखना है, पावर को p2 से लिखना है, इंटेंसिटी को i2 से लिखना है, फ्रीक्वेंसी को f2 से लिखना है, वेवलेंथ को λ2 से लिखना है, और जो कुछ भी तुम्हें लाइट का बताना है इन मीडियम टू तो उसके सिंबल में 2 लगाने की आदत डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहीं पर एक अपडेट आपको दे दिया जाए कि जो लाइट में कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की वजह से लाइट में कलर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। तो कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात और बताएं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि रिफ्रैक्शन की पूरी तैयारी है, तो मैंने लिखा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो इस दो जो ये आपके वर्ड्स हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इन दोनों शब्दों के पीछे की कहानी आप समझ लीजिए कि व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस मीडियम टू अदर मीडियम, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, इसी एपिसोड को तो कहते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो आपको लर्न कराया था वासिफ पी, वासिफ पी, ये आपको लर्न कराया था वासिफ पी। W जो है यहां पर वेवलेंथ से है, वेवलेंथ से रिलेटेड है, वेवलेंथ। A फॉर एम्पलीट्यूड है, S फॉर स्पीड है, I फॉर इंटेंसिटी है, F फॉर फ्रीक्वेंसी है और P फॉर फेज है। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ये जो ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टीज हैं ये बदल जाती हैं, चेंज। चारों प्रॉपर्टी बदल जाती है, इस मीडियम में अलग, उस मीडियम में अलग। इंटेंसिटी का जो स्क्वायर रूट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सब आपने
11th में टर्म्स सीखे। और जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कलर भी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कलर, कलर का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों चीजें नहीं बदलती, नो चेंज। पी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, पी फॉर फेज। वैसे तो फेज के बारे में ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं चाहिए, केवल नाम याद रखो। फिर भी मैं जब जब आपको बताता हूं, ये रिवीजन भी अभी करा रहा हूं इसका। तो लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइट में क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऑसिलेट करती है। तो अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि ये वाला तीर जो है वो लाइट को जाने का बता रहा है, लाइट इज गोइंग, ये लाइट की ट्रेवलिंग है, लाइट ट्रेवलिंग ये है, ये लाइट का ट्रेवलिंग है। ध्यान देना, लाइट का ट्रेवलिंग मैंने आपको दिखा दिया, लाइट जा रही है। ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो, ऑसिलेट करता है ना, तो मिनिमा से मैक्सिमा, मैक्सिमा से मिनिमा। तो ये ऊपर वाले सारे के सारे एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये है आपके वो मैग्नेटिक फील्ड है। ऑसिलेशन का मतलब हो गया मिनिमा मैक्सिमा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो ये मार्कर जो है ब्लैक वाला, ये क्या बन गया, लाइट का जाना, और ये रेड वाला मार्कर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा कितना बनता है, 90। यही 90 डिग्री लाइट का क्या कहलाता है, फेज। ठीक है। और ये भी देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में तो 90 है ही, साथ ही साथ ये दोनों जो है लाइट के चलने की डायरेक्शन से भी कैसे हैं, 90। तो फेज नहीं बदलता है लाइट का, और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है। फिर बात अगर हम लोग करें डेंसर और एरर की, तो जब रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तो डेंसर मीडियम और रेडर मीडियम, तो आपको बताया गया था कि ये डेंसर और जो रेडर मीडियम है ये रिलेटिव है, इसके रेस्पेक्ट में वो क्या बन गया, डेंसर। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि डेंसर मीडियम वर्सेस रेडर मीडियम, इनको कैसे स्टडी करते हैं, दोनों में लाइट को सेंड करके देखो, डेंसर में लाइट को चलाओ, रेडर में लाइट को चलाओ। तो यहाँ पे लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होती है रिलेटिवली, यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है। आपके पास में दो मीडियम आ गए और कहा गया कि चेक करो कि डेंसर कौन है और रेडर कौन है। तुमने दोनों में लाइट को ट्रेवल कराया, स्पीड का पता लगाया। अब इतना मत सोचो कि स्पीड कैसे पता चलेगी, देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फोको एक्सपेरिमेंट, तो ये सब स्पीड ऑफ लाइट को निकाल लेते हैं। तो आपने दोनों मीडियम में जो है लाइट को ट्रेवल कराया और स्पीड का पता चल लगाया। जिसमें ज्यादा स्पीड थी वो कौन सा मीडियम है, रिलेटिवली रेडर है, जिसमें कम थी वो कौन सा, डेंसर। फिर वेवलेंथ का पता लगाओ, तो डेंसर में जो वेवलेंथ है वो कम होती है और रेडर मीडियम में जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि इस वाले मीडियम में वेवलेंथ 6000 है लाइट का, और उस वाले वेवलेंथ में मीडियम में लाइट का वेवलेंथ जो है वो 7000 है, तो जहां ज्यादा वेवलेंथ है वो कैसा है, रेडर, जहां कम है वो कैसा है, डेंसर। और फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेंसर में ज्यादा होता है और रेडर में क्या होता है, कम होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑर्डिनरी वे में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे लिखा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट वाला, दूसरा
रिलेटिव वाला, नथिंग से स्पेशली तो हमेशा कौन सा, एब्सोल्यूट वाला। अब जैसे रेयर और डेंसर को जब हम लोग यहाँ पर रिलेटिवली डिस्कस कर रहे हैं तो एक टर्म आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको लिखते हैं 1μ2 से, किसी किसी बुक में लिखा गया है 1n2 से, और एनसीईआरटी में लिखा गया है n21 से। यहां पे जो 2 है ना, 2 वो मीडियम 2 के लिए है, मीडियम 2 के लिए, और जो 1 है वो किसके लिए, वो मीडियम 1 के लिए, मीडियम 1 के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो डेफिनेशन है दैट इज v1/v2। v1 जो है वो लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में, लाइट की स्पीड इन मीडियम 1, और जो v2 है वो है लाइट की स्पीड इन मीडियम 2, इन मीडियम। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द रिजल्ट इज दिस, कि पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है और जो दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली यू कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कंपैरिजन ऑफ ए लाइट का स्पीड इन बोथ द गिवन मीडियम्स। दोनों गिवन मीडियम में जब हम लोग ये देखते हैं कि किसमें ज्यादा किसमें कम है, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि हाउ यू कंफर्म मीडियम 1 क्या है एंड मीडियम 2 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक लिखा हुआ है। जब आप इसी को आगे कंटिन्यू करते थे तो ये फार्मूला बन जाता था λ1/λ2, याद है, λ1/λ2। λ1 जो है वो वेवलेंथ है लाइट का मीडियम 1 में, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और λ2 है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम नहीं है तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, रिलेटिव। ध्यान दीजिए स्पेशल पर, इन कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मोर देन 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, आपने सभी के आंसर निकाल लिए हैं। तो मैंने कहा जितने भी न्यूमेरिकल तुमने सॉल्व किए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जरा उन न्यूमेरिकल को चेक करो जहां पर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम नहीं था। तो इन कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 1 इज नॉट एयर या फिर वैक्यूम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने निकाला है वो रिलेटिव है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैसे हैं, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने अगर 20 न्यूमेरिकल्स किए हैं या 10 किए हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें मीडियम 1 एयर या वैक्यूम नहीं है, तो वो सारे के सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपने निकाले वो सब क्या है, रिलेटिव। और अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है तो फिर वो सारे के सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो कैसे हैं, एब्सोल्यूट हैं। तो यही मैं चेंज कर देता हूं कि इन कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकाले गए हैं वो कैसे हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। सिचुएशन की डिमांड ऐसी होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन चाहे भले ना पता हो, उनसे आप पूछो कि डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे एग्जाम में
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, यू कैन गो फॉर दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लिखो कि इन कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ मीडियम वन इज एयर और वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर, उसके बाद मीडियम वन क्या होता है, मीडियम टू क्या होता है बता दो, और सिमिलरली रिलेटिव पूछा जाए तो रिलेटिव की बात कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तो नहीं पता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला जानते हैं। जरा चेक करो, देखो भाई कैसे बनता है, चेक करो, बाद में तुम भी उसको परमानेंट कर देना। देखिए हमारे पास में फंडा है 1μ2 1n2 या फिर एनसीईआरटी का n21, और ये इज इक्वल टू है क्या v1/v2। इन सारे सिंबल्स को, जो ये सिंबल है, ये सिंबल क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिलेटिव टू मीडियम वन, चाहे ये हो चाहे ये हो या ये हो, ये जितने भी सिंबल ये तीनों बने हुए हैं, ये अगर इनको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ना है, पढ़ा जाता है, पढ़ना है इनको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, आपको मीडियम टू का नाम लेना होता है, यहाँ पर जो भी हो वहां पर मीडियम टू का नाम विद रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू, आप अपनी चॉइस से जो चाहे वो लिखें, विद रेस्पेक्ट टू, और फिर आपको नाम लेना होता है किसका, मीडियम वन का नाम लेना होता है। तो चाहे वो एनसीईआरटी का सिंबल हो n21 तो इसको भी ऐसे रीड किया जाएगा, चाहे ये 1n2 है तो भी यही, और चाहे 1m2 तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं जानते, लेकिन वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला कैसे आया देख लो, कैसे आया इसलिए रिवाइज करा रहा हूं, कभी भूल गए तो आप वापस निकाल सकते हो। अगर आप देखो, अगर हम एब्सोल्यूट के बारे में सोचें, फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो 1 नंबर वाला मीडियम है ना, इसको क्या बनना पड़ेगा, एयर या वैक्यूम बनना पड़ेगा ना। एयर चलो ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए म्यू, और 2 क्या बनेगा, कोई मीडियम होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो 1 वाला मीडियम है वो एयर हो जाएगा या फिर वैक्यूम हो जाएगा, और 2 वाला कोई अदर मीडियम हो जाएगा, अदर मीडियम, एयर या वैक्यूम को छोड़ करके। तो यहां पर 2 वाला मीडियम हो जाएगा, अदर कोई मीडियम, तो M फॉर मीडियम, तो ये सिंबल ऐसा बन जाएगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो ऐसा बन जाएगा, और जो एनसीईआरटी का सिंबल है वो ऐसा बन जाएगा। 2 माने मीडियम और 1 माने क्या, एयर या वैक्यूम। और इधर जरा देखो, इज इक्वल टू में v1 का क्या मतलब होगा, लाइट की स्पीड किसमें, एयर में, तो यहां पर आप कॉन्फिडेंस से लिखोगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, बोलो भाई, और इसी को c से लिखा जाता है। और नीचे क्या लिखोगे, v2, लाइट की स्पीड मीडियम में, क्योंकि सेकंड नंबर क्या बना हुआ, मीडियम, यहां पर आप लिखोगे लाइट की स्पीड इन मीडियम, तो लाइट स्पीड इन मीडियम, इन मीडियम v। अच्छा, एयर क्या दिखती है, नहीं दिखती है, वैक्यूम में नहीं दिखता है। तो कुछ लोग इतने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो एयर का ए ही हटा देते हैं, बोले न्यू मीडियम, देखो ए नहीं दिखता, एन मीडियम, एनसीईआरटी में एन मीडियम, बोले एयर दिखता नहीं है। तो अगर हम इस सिंबल में यहां पे कुछ नहीं लिख रहा है, देखो मैंने यहां कुछ लिखा नहीं है, नहीं कुछ लिखा मतलब अंडरस्टूड है क्या, एयर है। सिमिलरली एयर है, सिमिलरली ए फॉर एयर है। तो देखिए भाई फार्मूला क्या बन गया, C/V। तो जो लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं जानते हैं बट वो फार्मूला जानते हैं, उनको पता है ये क्या लिखा हुआ है इस समय, ये सारे के सारे कौन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, M फॉर मीडियम ना। बोले बड़ा आसान है, ऊपर लेना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वाला, और नीचे लेना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाला, निकल आया एब्सोल्यूट। तो आप भी परमानेंटली फिर इस फार्मूले को फ्यूचर के लिए तैयार कर लो, ठीक है। तो
अब तक के जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं रिफ्रैक्शन में, जरा उनको एक जगह कलेक्ट कर लें। हमने सीखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2, या आपकी पसंद है 1 n2, या फिर एनसीईआरटी का सिंबल n2 1। ये इज इक्वल टू होता है v1 बाई v2 इज इक्वल टू है λ1 बाई λ2, और ये इज इक्वल टू होता है n2 बाई n1। ये इज इक्वल टू होता है साइन i अपॉन साइन। यहां तक का तो मैंने आपको डिस्कशन पहले ही कर दिया था, ये 2 स्टेप और प्लस किए। कैसे होता है रिवीजन में ये नहीं बता रहे कि हाउ यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई कहे आपसे कि हाउ वी डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन means when light is going from one medium to another medium, तो फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हो? देयर आर 4 ways, 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा ये है, तीसरा मेथड ये है, और लास्ट मेथड ये है। देयर आर 4 ways। अब पहले वाले मेथड में स्पीड अगर दिया जा रहा है, स्पीड्स पे बात हो रही है तो फर्स्ट वन, वेवलेंथ पे बात हो रही है तो सेकेंड वन, और थर्ड पर जो आप ये देख रहे हो ना n2 और n1, हो सकता है कि आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में उसको μ2 और μ1 लिखा हो। तो अगर आप n2 की जगह पे μ2 लिखते हो और n1 की जगह पर μ1 लिखते हो, तो n2 क्या है? ये एब्सोल्यूट आ रही है, एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 2, और n1 या फिर μ1 क्या है यहाँ पर? एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 1। और फोर्थ वाले मेथड में I और R इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल। जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाइट इज गोइंग from A to B medium, A to B medium, such that I is equal to 45 degree, R is equal to 30 degree. Find refractive index. तो आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चंस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जहां से आ रही है वो मीडियम ए है, जहां जा रही है वो मीडियम बी है। यानी कि कोड वर्ड में अगर बात करें तो ये नंबर 1 मीडियम और ये नंबर 2 मीडियम। अब यहां पर आई और आर दिया है तो लास्ट वाला मेथड यूज करेंगे। तो चलिए, जनरली हम लोग, स्पेशली मेरी जो अपनी हैबिट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हम 1 म्यू 2 लेते हैं। मैंने लिखा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। 2 का जो मतलब है उसको लिखा b, और 1 का जो मतलब है वो a। I फॉर यहाँ पर है 45 डिग्री, R फॉर है 30 डिग्री। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अगर कोई हमसे ये भी पूछता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है इसको जरा पढ़ के बताइए, तो मैं कहूंगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है b का रिलेटिव टू a। यानी इस a म्यू b को कैसे पढ़ेंगे यार? 1 म्यू 2 को जैसे पढ़ते हैं वैसे a म्यू b को पढ़ेंगे। तो RI ऑफ मीडियम b रिलेटिव या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम a, ये √2 है। जरा एक क्वेश्चन और देखिए आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के टोटल जो 4 मेथड्स हैं, तो हर एक मेथड अपना एक अलग रोल है उसका। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, RI ऑफ ऑयल 1.45, RI ऑफ लिक्विड 1.72,
ऑयल का RI दिया गया है और लिक्विड का RI दिया गया है। जब किसी मीडियम का सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो एक्चुअली वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट वाला। और हमसे पूछा गया है फाइंड RI ऑफ लिक्विड with respect to oil। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई। वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने की जो आदत है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? आपकी अपनी हैबिट हो चुकी थी, आप लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे किसका नाम लेते थे? मीडियम 2 का। और फिर विद रेस्पेक्ट टू के बाद में किसका नाम लेते थे? मीडियम 1 का। ये आपकी आदत है। जरा इस आदत को उस क्वेश्चन से मैच कराइए। यहां मीडियम 2 की जगह पे कौन है और 1 की जगह पर कौन है? ऑयल। तो फंडा लगाया मैंने 1μ2 इज इक्वल टू, आप जब किसी RI को पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? RI ऑफ मीडियम 2 का नाम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 का नाम। और यहां पर देखिए क्वेश्चन में RI ऑफ लिक्विड, तो मीडियम 2 की जगह पे कौन आया? लिक्विड। और विद रिस्पेक्ट टू में कौन आया? आया, यानी मीडियम 1 आया। अब 1μ2 निकालने का v1/v2 लगे नहीं, स्पीड तो पता नहीं है। λ1/λ2 भी फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वेवलेंथ नहीं पता। क्या पता? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो 1μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n2/n1। ठीक है। अब 1 का मतलब यहां पर क्या है? ऑयल है, O फॉर ऑयल। और 2 का मतलब क्या? लिक्विड। जरा ध्यान देना, 1 का मतलब है ऑयल और 2 का मतलब क्या है? लिक्विड। तो देखो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.45 और लिक्विड का कितना है? 1.72, 172/145 हो गया। ठीक है। तो अब स्पीड अगर दिया जाता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, वेवलेंथ दिया जाता है तो ये फार्मूला लगाते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो, 2017 वाले क्वेश्चन को। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एयर में स्पीड दिया गया है और लाइट स्पीड इन ग्लास। तो इस क्वेश्चन में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कुछ नहीं कहा गया है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट वाला। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? C/V। n माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम का। और कौन सा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट वाला। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ग्लास है तो Ng = C/V। तो Ng फॉर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हो। और C का मतलब सब जानते हैं, V आपका ग्लास में स्पीड। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, उसको भी अब कर लें। 2019 की प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? जरा देखिए भाई, 2019 में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप रिफ्रैक्शंस में बेसिक को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं और पहला जब स्टॉप लेते हैं तो आपके पास में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आ चुके होते हैं। तो वो मैथमेटिकल टर्म्स ये हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए। 2019 की जो प्रॉब्लम है उसमें कहा गया है लाइट वैक्यूम से मीडियम में जा रही है। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम से मीडियम, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम। और आगे दिया गया है कि जिस मीडियम में जा रही है ना, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है। जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। और इंसिडेंस एंगल जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल से दुगना है। और ये भी बताया गया है कि इंसिडेंस एंगल वो है 2 × रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल तो हमसे पूछा गया है, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू पूछी गई है।
रिफ्रैक्शन एंगल पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस रिजल्ट्स पे। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, देखा लाइट कहां से कहां जा रही है, सॉल्व देखा, सॉल्यूशन में वैक्यूम से आ रही है और मीडियम में जा रही है, तो वैक्यूम क्या बन गया, मीडियम 1 बन गया, और ये मीडियम क्या बन गया, मीडियम 2। अब जो बातें हमें पता है उनकी लिस्ट बना लो। जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो रूल बुक के अकॉर्डिंग इस मीडियम का नाम है मीडियम 2, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किससे लिखूंगा, n2 से। n2 बराबर क्या हो गया, n, या μ2 से लिख रहे हो तो μ2 बराबर क्या हो गया, n। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया जाए तो क्या होता है वह, यार वैक्यूम क्योंकि मीडियम 1 है इसलिए वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखेंगे, n1 से, और मीडियम यहाँ पर मीडियम 2 का रोल पर प्ले कर रहा है इसलिए इसको किससे लिखेंगे, n2 से, लिख लिए। और देखो इंसिडेंस एंगल को हम लोग I से लिखते हैं और रिफ्रैक्शन एंगल को हम लोग R से लिखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया I बराबर क्या, 2R। अब आपने इस तरफ जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसको नोटिस किया, तो इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात हो रही है, I और R की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात हो रही है और I और R की बात हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा पेयर दिख रहा है, ये पेयर है जिसमें कि n2 n1 है और I और R है। यूज दिस पेयर, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, साइन R। n2 की जगह पर लिखता हूं n, क्वेश्चन में दिया गया n1 1 है, और I की जगह पर क्वेश्चन में 2R लिखने के लिए कह रहा है, और अपॉन में साइन R। हमें R चाहिए, रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए, n अपॉन 1 ऊपर लगाया फंडा 2 साइन R cos R, और अपॉन में साइन R, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन R से साइन R कैंसिल हो गया, तो यहां से कॉस R की वैल्यू कितनी आ गई, n/2, तो R की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स n/2 हो गया इसका। ठीक है, कभी कभी यही सेम क्वेश्चन आया लेकिन क्या पूछा गया, I पूछा गया, यहाँ पे केवल क्या पूछा गया था, R आंसर आ चुका है। अगर वो हमसे I पूछते तो एक स्टेप और आगे चले जाओ, I बराबर क्या है, 2R, तो 2R की वैल्यू कितनी आई है, कॉस इनवर्स n/2। तो इस रिजल्ट पर हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आगे मूव करते हैं। जब रिफ्रैक्शन प्लेन बाउंड्री चल रहा है, रिफ्रैक्शन प्लेन बाउंड्री या प्लेन सरफेस कह सकते हो, प्लेन बाउंड्री चल रहा है, तो देखिए अब तक क्या हो चुका है। अब तक हमारे पास में एक तो रिजल्ट आ चुका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मेरा अपना तरीका है सिंबल 1/2 लेने का, v1/v2 λ1/λ2 और n2/n1 साइन I/sin R। एक तो रिजल्ट हमें ये मिल चुका है, और दूसरा हमको रिजल्ट मिल चुका है कि एब्सोल्यूट RI किसी भी मीडियम का, एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम, जिसको कि हम m फॉर मीडियम से लिख रहे हैं, तो वो होता है c/v। ये स्पीड है लाइट की किसमें, मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दो फार्मूले हमें मिल चुके हैं, और इस पर हमें न्यूमेरिकल करने, मैंने कुछ किए भी, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो डेप्थ पर है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पर, इस पर जो क्वेश्चन है उसको भी देखना है। अब उस क्वेश्चन की तैयारी कैसे होगी आपकी, उस क्वेश्चन की तैयारी के लिए अगर आपको रियल डेप्थ, अगर आपको एपरेंट डेप्थ, अगर आपको नॉर्मल शिफ्ट, इनके क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या चीज पहले आपको सीखनी पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगा, सीखना ये पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन डेंसर,
अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में है और जो ऑब्जर्वर है वो रेलर मीडियम में है। बाउंड्री प्लेन है। चलो मैं इस बात को जरा सा ड्राइंग में दिखाता हूं। ये प्लेन बाउंड्री है, देखने वाला रेलर मीडियम में है। तो मान लेते हैं कि ये आपका इधर वाला मीडियम रेलर और ये डेंसर और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जर्वर है, बाउंड्री प्लेन है। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और देखने वाला रेलर मीडियम में है तो फ्रॉम प्लेन बाउंड्री always virtual image form before object। या इसी चीज को जब हमने आपकी अपनी रेगुलर क्लासेस में लिखा है तो मैंने ऐसे लिखा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बट image will be in denser medium। अगर आप अपनी कॉपी से क्रॉस चेक करें तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ऑब्जर्वर ये है तो ऑब्जर्वर का डॉट ये रहा, ऑब्जेक्ट का डॉट ये रहा। इमेज कहां मिलेगी? आंसर है इमेज दोनों के बीच में होगी, लेकिन कहां होगी? डेंसर में। यानी इमेज यहां नहीं होगी, इमेज यहां होगी, दोनों के बीच होगी, लेकिन होगी कहां? डेंसर में। वही तो मैंने लिखा था कि जो वर्चुअल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से पहले ही बन जाती है, ऑब्जेक्ट से पहले बन जाती है। या इसी चीज को ऐसे लिख लो कि जो वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है, लेकिन जो इमेज होती है कहां होती है? डेंसर में ही होती है। अब बाउंड्री से जो ये डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बाउंड्री से जो ये डिस्टेंस है वो क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और इसी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो ये गैप है, जीएपी गैप, इसी गैप को क्या कहते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। अब इस केस में अगर आप देखें तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए? u माइनस वी होना चाहिए। अच्छा, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे कर दो, वर्टिकली कर दो। अगर इस पूरे डायग्राम को हम वर्टिकल कर दें तो देखते हैं क्या विजन निकल के आता है। ध्यान देने का, वर्टिकल कर दिया, ये रही बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गई, और ये डेंसर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेलर है, और ये ऑब्जर्वर है। तो जो इमेज बनती है वो पता चल चुका है कहां बनती है, ये इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज होती है। तो भाई बाउंड्री से ये वस्तु की दूरी है, यू माने वस्तु की दूरी, और इसी को लोग क्या कहते हैं? रियल डेप्थ। भाई ऐसे देख रहा है तो उसको फीलिंग आता है डेप्थ का, इस तरीके से देखते हैं तो रियल डेप्थ हो गया कि बाउंड्री से हकीकत में कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था, वो रियल डेप्थ है। दिख रहा है यहां पर, ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ। तो जो शिफ्टिंग होगी, नॉर्मल शिफ्टिंग होगी, तो इस वाले केस में अगर आप नॉर्मल शिफ्टिंग लिखोगे तो कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? u बड़ा है आपका, और v कैसा है? छोटा है। तो यही चीज का, लेकिन इस सिचुएशन में लोगों को u दिखता है रियल डेप्थ और v क्या दिखता है? एपरेंट डेप्थ। ठीक है। अब आगे एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जब प्लेन वाली बात, देखिए जब कभी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, चाहे मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हो या फिर लेंस से इमेज का फॉर्मेशन हो, जब भी किसी भी सरफेस से इमेज का फॉर्मेशन होता है
एक फार्मूला होता है हर पर्टिकुलर के लिए, जैसे मिरर के लिए मिरर फार्मूला है, लेंस के लिए लेंस फार्मूला है, प्लेन बाउंड्री के लिए भी ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है प्लेन बाउंड्री के लिए? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या? v अपॉन u। जो लोग n2 n1 को पसंद करते हैं वो ऐसे लिखेंगे, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या? v अपॉन u। ये प्लेन बाउंड्री के लिए फार्मूला है। जहां पर ये जो μ1 है और जिनकी पसंद n1 है, ये क्या चीज है? तो ये एब्सोल्यूट RI है, एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 1। अब मीडियम 1 क्या होता है ये जानते हैं। और जो μ2 है या यहां पर जो n2 है, ये एब्सोल्यूट RI है किसका? मीडियम 2 का। और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो आप चाहें तो u और v का रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं, हम बात करते हैं एक एप्लीकेशंस की। जैसे ये देखिएगा, ये कोई स्विमिंग पूल है और ये लिक्विड से भरा हुआ है, जनरली वो वाटर ही होगा, ये भरा हुआ लिक्विड से। यहां पर बॉटम है, मान लो कि ये जो पूल है इसके बॉटम पर कोई डॉट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब तुम इसको देखोगे यहां से तो इसका इमेज आपको यहां मिलेगा। तो यार ये तुम्हारे लिए u बन जाएगा। u का मतलब क्या? रियल डेप्थ। और ये तुम्हारे लिए v बन जाएगा। v का मतलब क्या? एपरेंट डेप्थ। और जो लिक्विड तुमने इसमें भर रखा है उसका जो RI है वो n है। तो हमने ये फंडा लगाया, चाहे μ2 μ1 से या n2 n1 से। तो हमने फंडा लगाया μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू है v अपॉन u। अब जरा देखिएगा, जब ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, ऐसे निकलेगी और निकल के कहां जाएगी? बाहर जाएगी। बाहर क्या है? कुछ बताओगे नहीं तो एयर है। तो 1 माने मीडियम 1 और 2 माने मीडियम 2। तो मीडियम 2 यहां पर कौन हो गया? एयर। क्योंकि लाइट लिक्विड से निकल के कहां जा रही है? एयर में जा रही है। तो 2 का मतलब हो गया एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है? 1। और 1 माने मीडियम 1, तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना? n है। यहाँ पर n हो गया। और v का मतलब है एपरेंट डेप्थ और u का मतलब क्या है? रियल डेप्थ। यहां से आप देखिए n की वैल्यू आ गई रियल डेप्थ अपॉन क्या? एपरेंट डेप्थ। ध्यान दो इधर, ये n क्या है? भरे हुए लिक्विड का RI। व्हाट इज n? भरे हुए लिक्विड का RI। तो मैं लिख रहा हूं RI ऑफ भरा हुआ लिक्विड, RI ऑफ फिलिंग लिक्विड, जो कि n है। और ये है RD फॉर रियल डेप्थ और AD फॉर क्या? एपरेंट डेप्थ। अब अगर इस केस में कोई नॉर्मल शिफ्ट निकालता है, ये नॉर्मल शिफ्ट देखिए, तो यही फंडा लगेगा ना, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। निकालो भाई नॉर्मल शिफ्ट। जैसे ही आप नॉर्मल शिफ्ट निकालोगे तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए MS फॉर नॉर्मल शिफ्ट तो दिखाई देगा, रियल डेप्थ ज्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है। तो यहां से रियल डेप्थ माइनस का एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ ओके, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की जगह पे क्या लिख सकते हो? यहां से आप एपरेंट डेप्थ निकालोगे तो क्या आएगा? रियल डेप्थ अपॉन में क्या? n आएगा। रख दो यहां पर। तो रियल डेप्थ अपॉन में n। अब रियल डेप्थ क्या हो गया? कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई n। ये नॉर्मल शिफ्ट आ गया इस केस में। और फिर ये जो नॉर्मल शिफ्ट आया, इसके कैलकुलेशन के बाद हम इसके आगे लिखते हैं क्लोजर। क्या लिखते हैं? क्लोजर का सेंस यहां पर ये है कि देखने वाले ऑब्जर्वर को जो चीज नजर आ रही है वो रिलेटिवली क्या आ गई? पास। इसीलिए पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल आपको जब बाहर से देखोगे तो लगेगा गहरा कम है, क्योंकि आप उसका जो बॉटम देखते हो वो कौन सा बॉटम है? वर्चुअल बॉटम है, एपरेंट बॉटम है। तो अगर आपके पास बेसिक है तो बेसिक ये रहा, यहां से लेकर के और यहां तक की बातें सब बेसिक में आती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है
ऑब्जर्वर एरर मीडियम में है, तो सबसे पहले ये वाली बात याद रखो कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा दोनों के बीच में बनती है, लेकिन इमेज कहाँ होती है, डेंसर में। और दोनों के जो बीच का गैप होता है वो क्या है, नॉर्मल से। चीजों को अगर ऐसे देख लो वर्टिकली डाउन में, तो फिर वो डेप्थ के फॉर्म में आ जाती है, और यू यहाँ बड़ा है और वी यहाँ पर क्या छोटा है। और फिर अगर प्लेन बाउंड्री से आप ऑब्जेक्ट और इमेज की बातें कर रहे हो, तो फिर ये फार्मूला आपके काम का है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम उल्टा कर दें, ऑब्जेक्ट को पहुंचा दें वेलर मीडियम में, और देखने वाले को क्या पहुंचा दें, डेंसर में, तो क्या होता है, देन फ्रॉम प्लेन बाउंड्री ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट। अब जो वर्चुअल इमेज है प्लेन बाउंड्री से, अब जो वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के आफ्टर में बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज यहां कहीं पर बनेगी, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा। और इसी बात को आपकी कॉपी में हो सकता है ऐसे भी लिखा हो कि बिटवीन, बिटवीन की जगह पे क्या हो जाएगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड। अब जो वर्चुअल इमेज है वो दोनों के बीच नहीं है, बल्कि क्या हो गई है, बाहर हो गई है। अब बाहर के तो दो मतलब होते हैं, इधर बने तो भी बियॉन्ड बोला जाएगा, और उस तरफ कहा जाए तो भी बियॉन्ड कहा जाएगा। तो लिखा है बियॉन्ड ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, बट इन ऑब्जेक्ट साइड। लेकिन वो कौन सा बियॉन्ड होगा, ऑब्जेक्ट साइड वाला बियॉन्ड होगा। तो जब सिचुएशन बदल जाती है तो जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट साइड बनती है। एक बार फिर से दोनों के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। लेकिन अब की बार जो नॉर्मल शिफ्ट होगा उसमें कौन बड़ा है, v माइनस का क्या, u। जब हम इस केस को वर्टिकल में सेट करते हैं, जैसे ये देखिए इस सिचुएशन में, ये इनसाइड द वाटर एक डाइवर है, गोताखोर है, ये उसकी आंखें हैं, और वो किसी काइट को देखता है, बर्ड को देखता है। तो बाउंड्री से ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप देखिएगा ये एयर है, AIR एयर। तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो कहां बैठा है, ऑब्जेक्ट रेडर मीडियम में है, और जो ऑब्जर्वर है वो कहां बैठा है, डेंसर में है। तो जो ऑब्जर्वर है वो किसको देखेगा, इसको तो देखेगा ना, इमेज को देखेगा। कहां देखेगा, यहां की इमेज बनेगी, बोलो। और ये जो है आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो गई, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट। अब इस प्रैक्टिकली इस सिचुएशंस में देखें तो हाइट के टर्म्स यूज होंगे। ये आपकी क्या है, रियल हाइट है, रियल हाइट। और ये v क्या है आपकी, एपरेंट हाइट है। ऐसे टर्म्स यूज कर सकते हो आप। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा भाई इस केस में, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा एपरेंट वाली हाइट, AH वाले एपरेंट हाइट, माइनस का RH माने क्या, रियल हाइट। ठीक है, ओके। जो लिक्विड है यहां पर उसका जो RI है वो N है, RI इसका N है। तुमने ये फंडा लगाया कि भाई प्लेन बाउंड्री के केस में ये फंडा लग सकता है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v अपॉन u, या n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू u अपॉन u। नाउ नोट दिस, इस फंडे को मैंने नोट किया। अब देखिए अगर हम देखें 1 2 क्या है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और ऑब्जर्वर के पास तक पहुंचेगी। तो 2 माने क्या हो गया, लिक्विड। लाइट कहां जाएगी, लिक्विड में जाएगी ऑब्जेक्ट से। तो μ2 की जगह पर आ गया n, क्योंकि लिक्विड में जाएगी। कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, तो μ1 की जगह पर 1।
और v का मतलब क्या है भाई? v का मतलब है एपरेंट हाइट, ah माने एपरेंट हाइट, और ये क्या हो जाएगा? रियल हाइट, rh माने रियल हाइट। तो यहाँ देखो लिखा ah माइनस का rh, तो देखो ah की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू rh, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा n इंटू rh माइनस का rh, तो यहां से नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू हो गया rh कॉमन हो गया n माइनस 1। ठीक है, तो जो नॉर्मल शिफ्ट पर है और जो ये इमेज वगैरह इस पर भी क्वेश्चंस है। बीइंग ए स्टूडेंट, जब हम ये नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेते हैं तो इसके आगे हम अवे लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है चीजें कंपैरेटिवली क्या हो चुकी हैं? दूर हो चुकी है। ठीक है, और बेसिक तो आपको पास रहना चाहिए कि आपके पास में अगर प्लेन बाउंड्री है, इमेज फॉर्मेशन का केस है, तो ये पता होना चाहिए कि इस केस में इमेज बनेगी कहां, और उसके बाद में जो गैप होता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। u बड़ा है तो u से v करो माइनस, और v बड़ा है तो v माइनस u करो। ठीक है, इसके अब जरा क्वेश्चंस लेते हैं। तो फिर जो नई अपडेट हमारे पास आ चुकी है डेप्थ और रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ को लेकर के, शिफ्टिंग को लेकर के, फिर से जरा फार्मूला लिस्ट बना लें। तो एक तो हमें फार्मूला मिल चुका है v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, n2 अपॉन n1 या फिर μ2 अपॉन μ1, और साइन i बाई साइन r। इस पर हमें हल्के फुल्के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो ये फार्मूला मिला, दूसरा फार्मूला मिला है एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम, यानी कि n मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन v, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और हमको फार्मूला मिला है μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v अपॉन u, या इसी को आप लिख सकते हो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v अपॉन u, जहां पर u और v प्लेन बाउंड्री से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस है, और n2 n1 मीडियम 1 और मीडियम 2 के, या μ2 और μ1 जो है मीडियम 1 और मीडियम 2 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। और हमें ये मिल चुका है कि जो नॉर्मल शिफ्ट होता है ना, एक्चुअली वो गैप होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये बेसिक्स की बात हो रही है। नाउ यू हैव ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2015 में पूछा गया, ISCN शॉर्ट पेपर से इसको देखा मैंने। क्या है क्वेश्चन? तो आप देख सकते हैं कि एक लेक है जिसमें वाटर है, 4/3 उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और इसके लेक के अंदर एक फिश है, मछली है, जिसका कि रियल डेप्थ 12 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ पूछा गया। स्पेशल केस में हमने देखा था कि RI ऑफ फिलिंग लिक्विड, इसी जगह पर जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं उसके RI को n से लिखूं तो होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये हमने देखा था। तो लीजिए इस क्वेश्चन में यही अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो आपने सॉल्व किया, n इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो n यहां पर है 4/3। मछली को देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्वेश्चन में यहां बाहर कहीं पर है, ऊपर से देख रहे, कहां पर है कुछ नहीं बताएगा, तो हमेशा क्या लेंगे? a। रियल डेप्थ क्वेश्चन में 12 है, एपरेंट डेप्थ चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर क्लोजर या अवे? क्लोजर पे टिक लगेगा। ठीक है, तो ये AD जो है 9 सेंटीमीटर कैसा हो जाएगा? क्लोजर, क्योंकि देखने वाला एयर में है यानी रेलर मीडियम में है, और ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? डेंसर में। तो मछली की इमेज यहां नहीं बनेगी जो उसको दिखाई देगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर एक टेबल है जिस पर भी एक पिन रखी हुई है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो इस पिन को देखता है 50 सेंटीमीटर से देखता है। इसके बाद में इसी पिन के ऊपर ये ग्लास का स्लैब रख दिया जाता है जो कि 1.5 सेंटीमीटर है, और फिर ये ऑब्जर्वर जो है इस पिन को देखता है। तो सिचुएशन कैसी आ रही है?
देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में है, रेयर मीडियम में है, और पिन आपकी कहाँ हो गई, ग्लास में, ग्लास की बॉटम में हो गई। तो कभी भी इस ऑब्जर्वर को पिन तो दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। और वो जो इमेज दिखेगा वो कितना रेज्ड अप हो गया है, तो रेज्ड अप ऑफ द पिन यानी क्या पूछा गया है, नॉर्मल शिफ्ट पूछा गया है। कितना ऊपर चला गया है, तो ये क्या पूछा गया है, नॉर्मल शिफ्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जब आप नॉर्मल शिफ्ट निकालोगे तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू, अब आपको ये पता चल चुका है कि यहां कहीं पर इमेज पिन बनेगा, ये इमेज पिन यहां कहीं पर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट वाला पिन ये है। तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है बाउंड्री से, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, u बड़ा है यहाँ पर, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है बाउंड्री से वो v है, तो v छोटा है। और यहाँ पर हमारे पास में u कितना है, 15 सेंटीमीटर, v हमें पता नहीं। तो कैसे निकलेगा, प्लेन बाउंड्री से फार्मूला ये लगता है μ2 अपॉन v1, μ1 इज इक्वल टू v अपॉन u। तो μ2 मींस क्या हो जाएगा, एयर, क्योंकि μ2 मींस जहां लाइट जाएगी तो ऑब्जेक्ट से चल करके कहां जाएगी, एयर में जाएगी, तो 1 हो गया। μ1 कहां से आ रही है, ग्लास के अंदर से आएगी, तो ये 1.5 हो गया। और ये v हमें चाहिए जो कि एक तरीके से एपरेंट डेप्थ है, और u क्वेश्चन में कितना है, 15 है। यहाँ पे 3/2, v की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 1.5। तो इसको और सॉल्व कर लो, 15 अपॉन 3/2 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो v आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना नॉर्मल शिफ्ट आ गया, 5 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को अगर पर्टिकुलर केस का फार्मूला याद है कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है और देखने वाला एयर में होता है, तो नॉर्मल शिफ्ट का भी फार्मूला आपने निकाला था, क्या, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 - 1/n था ना, वो सिचुएशन भी लगा सकते हो। तो रियल डेप्थ कितनी है, 15 है, और n की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। यहां से आ जाएगा 15, 1 माइनस का 1.5 मतलब 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। देखो सॉल्व करके आएगा 15 और 1/3 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी आ जाएगा। तो पहले फेज में जब हम लोग डिस्कशन चल रहा है जिसमें कि प्लेन बाउंड्री है, तो प्लेन बाउंड्री का थ्योरेटिकल पार्ट अगर अब हम हटा दें तो इतने सारे फार्मूले मिल चुके हैं जिस पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर इसके बाद इस फेज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है क्रिटिकल एंगल पर। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन जो है वो हमें पता है, हम आपको दोबारा से यहाँ पर लिखाएंगे तो नहीं, आपके नोट्स में होंगी। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है, ये ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। और ये तब बनता है जब लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल इसकी बात करें तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई, खुद करनी है आपको। क्या डेफिनेशन है, इट इज ए इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल बिकम 90 डिग्री एंड इट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप क्रिटिकल एंगल को या तो आई साथ में सी से लिख रहे हैं या फिर किससे लिख रहे हैं, थीटा सी से लिख रहे हैं। क्रिटिकल एंगल की जब डेफिनेशन आप कर लेते हैं तो तुरंत इसके बाद क्रिटिकल एंगल पे कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं। आप जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो कितने तरीके के न्यूमेरिकल हैं, 3 तरीके के। क्रिटिकल एंगल पर जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, वो 3 तरीके के न्यूमेरिकल हैं। पहला सिंपल वाले फार्मूला बेस, दूसरा टिपिकल वीआईपी और तीसरा भी टिपिकल वीआईपी। If you are looking
एट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम, तो ये टिपिकल है तुम्हारे लिए, और पहले किया है तो ठीक है, फिर आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के सिंपल वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने क्रिटिकल एंगल को किससे लिखा, आईसी से लिखा है और किससे लिखा है, थीटा सी से, जो भी आपकी पसंद है। तो सिंपल क्वेश्चन कैसे हैं क्रिटिकल एंगल के, सिंपल प्रॉब्लम्स। तो भाई सिंपल प्रॉब्लम्स में फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहती है साइन थीटा सी वीडी अपॉन वी आर, साइन थीटा सी लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर, और साइन थीटा सी म्यू आर अपॉन म्यू डी। जहां पर ये जो वीडी है वो स्पीड है लाइट की, कहां पर, डेंसर में, डेंसर मीडियम में, और वी आर जो है लाइट की स्पीड है वो कहां पर है, रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम में। लैम्डा डी क्या है, वेवलेंथ कहां पे, डेंसर में, और लैम्डा आर क्या है, और रेयर मीडियम में वेवलेंथ। और यहां म्यू डी क्या है, एब्सोल्यूट आ रही, किसका, डेंसर का, डी फॉर डेंसर, डेंसर मीडियम, और ये क्या है आपका, एब्सोल्यूट आ रही, किसका, रेयर मीडियम का। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा फार्मूला कहां तुम्हारी हेल्प कर रहा है। देखो स्पीड क्रिटिकल एंगल की बात हो तो ये, वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल की बात हो तो ये, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल की बात हो तो ये। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपके लिए, मैं अनसॉल्व पेपर से देखूंगा, थोड़ा समय लग जाएगा, तो सीधे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। आर आई ऑफ ग्लास 3/2 और आर आई ऑफ वाटर 4/3, क्रिटिकल एंगल चाहिए, क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, तो आपकी अप्रोच का जो फार्मूला होगा वो लास्ट वाला होगा। आपका फंडा लगेगा साइन थीटा सी या आईसी, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए डेंसर कौन है यहाँ पे, ग्लास का 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का तो हो गया 3/2, रेयर का कौन है 4/3। सॉल्व कर लो, कितना देगा, थीटा सी की वैल्यू साइन इनवर्स 8/9। क्या भूल तो नहीं गए, जब हमारे सामने वैल्यूज होती हैं तो हाउ वी चूज रेयर डेंसर। देखो कम स्पीड डेंसर स्पीड है, ज्यादा स्पीड रेयर स्पीड है। लैम्डा में भी जो कम वेवलेंथ है वो डेंसर वाला है, जो ज्यादा वाला है वो रेयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा वाला क्या है, डेंसर, और कम वाला कौन है, तो 3/2 ज्यादा वाला है, तो ये डेंसर है, और ये कम वाला है, तो ये क्या रेयर है। तो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ये सिंपल प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरीके का सिंपल में, हमने कहा लाइट स्पीड इन ग्लिसरीन 1.4 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट स्पीड इन ग्लास 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने पूछा क्रिटिकल एंगल बताओ भाई, क्रिटिकल एंगल बताइए। स्पीड और क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, तो आपका फार्मूला ये लगेगा स्पीड वाला। जैसे आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, साइन थीटा सी वीडी अपॉन वी आर, डेंसर में स्पीड अपॉन रेयर में स्पीड। तो जो कम वाली स्पीड है वो डेंसर वाली है, तो कितनी है 1.4 10⁸, ये कम वाली स्पीड है, और रेयर वाली स्पीड ज्यादा वाली है 2 10⁸। तो यहां से साइन थीटा सी की वैल्यू हो गई 14/20 यानी 7/10, यानी थीटा सी की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 0.7। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल के सिंपल वाले क्वेश्चन। अब दो तरीके के क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक हमने लिखा है वीआईपी टिपिकल, दूसरा वाला भी वीआईपी टिपिकल। चलते हैं वीआईपी टिपिकल वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की टिपिकल प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम जो टिपिकल बनते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की टिपिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल एंगल की टिपिकल प्रॉब्लम, टिपिकल प्रॉब्लम 1। क्या कहानी होती है उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में कहानी ये होती है कि कोई लिक्विड
कोई लिक्विड है जिसके अंदर एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है। तो जब इस लाइट के सोर्स से लाइट निकलती है तो लिक्विड की सरफेस पर एक स्पॉट बन जाता है। क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये सब हम लोगों ने किया है। अब फाइनली अब हमें उसका क्या मिल रहा है, न्यूमेरिकल मिल रहा है। तो जो ये स्पॉट बन जाता है इसकी रेडियस चाहिए। तो भाई रेडियस का फार्मूला था रेडियस r इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, जहां पर n तुम्हारे लिक्विड का RI है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और h जो है वो सरफेस ऑफ द लिक्विड से सोर्स की क्या है, गहराई। तो इस बनने वाले स्पॉट का रेडियस निकल आएगा तो एरिया भी निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर से नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। दूसरा ये जो एंगल बनता है ये पूरा पूरा कोन एंगल, ये कितना होता है 2 थीटा सी, और थीटा सी जो होता है क्रिटिकल एंगल जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सपोज कर लो कि ये जो लिक्विड है वो आपका वाटर है, तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 49। तो अब तुमने पॉइंट सोर्स को गहराई रखी है 80 सेंटीमीटर और मैंने पॉइंट सोर्स की गहराई रखी है 20 सेंटीमीटर, गहराई अलग अलग है, लेकिन तुम्हारा वाला लिक्विड भी वाटर है, मेरा वाला लिक्विड भी वाटर है। तो जो कोन एंगल बनेगा तुम्हारा वाला भी 2 थीटा सी बनेगा और मेरा वाला भी। तो ये जो कोन एंगल है उसको गहराई से कोई मतलब, क्योंकि कोन एंगल किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपका है। अब सिंपल है बिकॉज तुम इस क्वेश्चन के पीछे की जो फिजिक्स है वो जान चुके हो, सीधे फार्मूला अप्लाई करना होता है और क्वेश्चन पे टिक लगाना होता है। इस रिजल्ट पर जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो सभी, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, सभी में क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि सीबीएसई बोर्ड में तो इसका डेरिवेशन पूछा गया है, तो आप डेरिवेशन कर चुके हैं पहले, उसको अच्छे से तैयार करिए। सीबीएसई कैंडिडेट्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आईएससी शॉर्ट पेपर से है। जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक कंटेनर है जो दिखाई दे रहा है, सोर्स है यहाँ पर पॉइंट वाला, वाटर फिल किया गया है, और जो ये हाइट है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, अप टू 7 सेंटीमीटर हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच लाइट इमर्जेस इन द एयर। जब हमने इस पर्टिकुलर टिपिकल क्वेश्चन को रेगुलर वे में डिस्कशन किया है तो हमें पता है कि जब सोर्स से लाइट निकलती है तो कोन बनता है, ये कोन, और यही कोन जो है यहां पर क्या तैयार कर देता है, स्पॉट तैयार कर देता है। यानी ये वो जोन है जहां से लाइट बाहर आती है, ये वो जोन है जहां से क्या होती है, लाइट बाहर आती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस जोन से लाइट बाहर आती है मुझे उसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको उस जोन का फीचर पता है कि वो कैसा है, सर्कुलर है, उसका रेडियस निकालने का फार्मूला ये, एरिया निकाल दीजिए। तो सॉल्व करिए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस निकालने का फार्मूला ये रहा h अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 ऊपर होल स्क्वायर। पाई का मतलब है 22/7, h माने क्या, गहराई। क्वेश्चन में जो डेप्थ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, जो डेप्थ की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और n RI ऑफ ए लिक्विड, तो वाटर है, नहीं दिया जाए तो क्या मानते हैं 4/3 लेके चलते हैं। तो n की वैल्यू है 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ये आ गया 22/7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये अंडर रूट में क्या बचेगा 4 4 जा 16, 9 7/9, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा 7/9 आ जाएगा, ठीक है ना। रूट के अंदर 7/9 आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा 7/9। देख लेना भाई, 49 से 49 कट गया, 22/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन सही है कि नहीं चेक करो। रूट में आएगा 7/9, स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। नहीं गलत हो रहा है,
ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा तो कितना बना देगा? 9 2 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18 और 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सही है कैलकुलेशन? 22 से मल्टीप्लाई है ना। ठीक। और क्रिटिकल एंगल का लास्ट जो टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल इसलिए कहता हूं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा डिटेल डिस्कशन किया गया है, किया जा चुका है, और अब इस रिवीजन में आपको एक फिनिशिंग टच दे करके उस क्वेश्चन की केवल याद दिलानी मुझे। तो क्रिटिकल एंगल का जो सबसे आखिरी में क्वेश्चन है, वो भी मैं उसको भी स्पेशली मानता हूं, हमेशा उसको तैयार करके रखिए। क्रिटिकल एंगल का टिपिकल क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम बात करते थे क्रिटिकल एंगल की, और हम बात करते थे पोलराइजिंग एंगल की। पोलराइजिंग एंगल, और इसी बातचीत में हमने मैलिस को भी याद किया था, मैलिस लॉ को याद किया था, और हमने ब्रूस्टर के बारे में भी देखा था, ब्रूस्टर ने क्या बताया था। क्या था क्वेश्चन? पोलराइजेशन जो है एक प्रॉपर्टी होती है जो लाइट में अचीव की जा सकती है। नेचर में जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे पोलराइज्ड क्या होता है, अनपोलराइज्ड क्या होता है। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, ये प्रॉपर्टीज है लाइट की। तो ये पता चल चुका कि ये आपकी बाउंड्री, ये बाउंड्री लाइट को आपने गिराया, न्यूटन ने बताया कि 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्रैक्शन करता है बाउंड्री से टकराने के बाद, और कुछ क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। ये न्यूटन ने बताया, ये न्यूटन ने बताया कि जब लाइट किसी बाउंड्री पर गिरती है जो रिफ्रैक्शन की बाउंड्री है, तो वहां पर सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी गेट रिफ्रैक्टेड एंड सम रिफ्रैक्टेड। ये जो रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, 10% होता है, और जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो क्या होता है? 90% होता है। ये न्यूटन ने बताया। तो ये पहला डायग्राम न्यूटन के नाम, ठीक है ना, पहला डायग्राम न्यूटन के नाम। उसके बाद में ये जो तुम्हारे हाथ में आई है, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, अगर आप इस आई को बदलो, आई को चेंज करो, तो एक ऐसा आई मिलता है जिसके लिए ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है क्या बन जाता है? पोलराइज्ड। क्या बन जाता है? पोलराइज्ड। और जिस आई पर ये पोलराइज हो जाता है उस आई को क्या कहते हैं? पोलराइजिंग एंगल। तो पोलराइजिंग एंगल के बारे में आपकी अपनी कॉपी में क्या लिखा है? पोलराइजिंग एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिसको अगर हम मैनेज करें, मेंटेन करें, तो जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है लाइट का वो क्या बन जाता है? पोलराइज्ड। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वाला है वो अभी भी कैसा है? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड वाला अभी भी अनपोलराइज्ड है। तो अब ये जो डायग्राम बना वो किसके नाम है? मैलिस के नाम है। पहला वाला किसके नाम था? न्यूटन के नाम। तो मैलिस ने जो है पोलराइजिंग एंगल के बारे में बताया। अच्छा देखिए, रिफ्लेक्शन के लॉस से ये भी आईपी होगा, बोलो, और ये होगा रिफ्रैक्शन एंगल आर होगा। ब्रूस्टर ने क्या बताया था? ब्रूस्टर ने ये बताया था कि जब तुम पोलराइजिंग एंगल को अचीव कर लेते हो, जब पोलराइजिंग एंगल अचीव हो जाता है, उस केस में जो ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल, रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट है और जो रिफ्रैक्शन वाली लाइट है वो आपस में कैसी होती है? 90 डिग्री। ये ब्रूस्टर ने बताया था, ठीक है। तो न्यूटन कहता है कि रिफ्रैक्शन वाली बाउंड्री पे जब लाइट गिरती है तो कुछ परसेंट लाइट का लौटता है, नियर अबाउट 10%, और बाकी का क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है। ये न्यूटन की बात थी। उन्होंने कहा, मैलिस ने बताया कि अगर आप इंसिडेंट एंगल को बदलते रहिए तो कभी ना कभी आपको ये सिचुएशन मिलती है कि उस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्शन पोलराइज हो चुका होता है, जबकि रिफ्लेक्शन अभी भी कैसा? अनपोलराइज है। और इस सिचुएशन के बाद फिर ब्रूस्टर ये बताते हैं कि जब पोलराइजिंग एंगल अचीव हो जाता है
तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे होते हैं? तो अगर आप देखें तो ये आईपी और 90 और आर का जो समेशन है वो किसके इक्वल है? 180 के है। और आईपी को किस नाम से जाना जाए? इंसिडेंट एंगल। एक्चुअली ये क्या है? पोलराइजिंग एंगल। और आर फॉर क्या? रिफ्रैक्शन एंगल। तो देखो इंसिडेंट एंगल यानी पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का जो समेशन है वो कितना आ गया? 90 आ गया। अगर आप स्नेल्स लॉ को यहां पर लगाएं तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 या फिर μ2 अपॉन μ1 जो आपकी पसंद हो। तो आई की जगह पर मैं आईपी लिखूंगा क्योंकि है ही ऐसा। आईपी माने इंसिडेंट एंगल। और आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस आईपी, क्योंकि ये देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस आईपी रिफ्रैक्शन एंगल। और n2 मींस कहां? जहां जा रही है। तो लाइट कहां जा रही है? जहां जा रही है वो मीडियम 2 है। तो n2 की जगह पर n2 या फिर आपका μ2, जिसको लोग जानेंगे कि ये सेकंड मीडियम का आ रही है। और n1 मींस क्या? मीडियम 1, जहां से आ रही है ये मीडियम 1 है। तो n1 या फिर μ1। तो देखो ये cos IP बनेगा और sin IP cos IP क्या बन जाएगा? tan IP। तो फंडा बन जाएगा μ2 अपॉन μ1 बराबर क्या? tan IP। अगर आप n2 n1 में बनाओगे तो क्या बनेगा? n2 अपॉन n1 बराबर tan IP। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल के कवर हो जाते हैं इस फार्मूले पर। ठीक है, क्लियर ये बात? ओके। फिर बात आती है कि पोलराइजिंग एंगल और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन क्या है, इसका जरा क्वेश्चन देखें। तो इसके लिए तैयारी स्पेशल होनी चाहिए। देखिए जरा सा, इसी से चलते हैं आगे, ध्यान देना। अगर ये कंफर्म हो जाए कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, गौर करें, लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। तो डेंसर क्या बनेगा? मीडियम 1 बनेगा। और रेयर क्या बनेगा? मीडियम 2 बनेगा। हमने इसको पिक किया इस सिचुएशन में, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू tan IP। तो भैया 2 का मतलब क्या हो जाएगा? रेयर। और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? डेंसर। और फिर आपको क्रिटिकल एंगल की याद आ गई तो क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा से क्या है? तो म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर की जगह पे क्या लिख सकते हो? साइन थीटा से। तो साइन थीटा से इज इक्वल टू क्या? tan IP। यू कैन फाइंड द रिलेशन, यू कैन सी द सिचुएशन कि क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल में रिलेशनशिप क्या है। लेकिन इस रिलेशन के लिए लाइट को कहां से कहां जाना चाहिए? ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन कि अगर आपको पोलराइजिंग एंगल दिया जाए तो आप क्रिटिकल एंगल पे जा सकते हैं, अगर आपको क्रिटिकल एंगल दिया जाए तो आप पोलराइजिंग एंगल पे जा सकते हैं। पर ध्यान देना ये तभी सही है, मैं लिख देता हूं, तुम लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये सही है जब लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, बट इसके ऊपर वाली जो बात है ये हमेशा सही है, चाहे जैसे हालात हो, चाहे लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, ये फार्मूला हमेशा काम कर रहा है। μ2 upon μ1 is equal to tan I and you have some problems over it। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वही क्वेश्चन है। तो जब आप इसका क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पोर्शन आप देखेंगे अपनी अनसॉर्ट पेपर से, तो आप देखोगे सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये था आपका रिफ्रैक्शन का फर्स्ट फेज।